हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 10 जनवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी सार कार्यक्रम का शुरुआत की है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है आपका स्वास्थ्य एवं शहरी कार्य मंत्रालय। देखिए, हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च यानी सार कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। सार कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेगा। इन दस्तावेजों में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव की अवसर प्रदान करने और शहरी पेशेवरों तथा शिक्षाविदों के बीच तत्कालीन सूचना के प्रसार के उपायों का उल्लेख किया जाएगा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट अर्बन अफेयर्स विशिष्ट ऐतिहासिक परियोजनाओं के लिए संस्थानों व स्मार्ट शहरों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेंगे, जिन्हें कार्यक्रम के तहत दस्तावेज का रूप देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाल ही में किस प्रसिद्ध संगीतकार का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए नील गोंगरिंग, ऑप्शन बी हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन डी एम एस सुब्बुलक्ष्मी। देखिए, शिलोंग चैम्बर कोयर के संस्थापक और प्रसिद्ध संगीतकार नील गोंगकिरिह का हाल ही में 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नील गोंगकिरिह का जन्म जो है वो आपका 9 जुलाई 1970 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेघालय से प्राप्त की और संगीत की अधिकांश शिक्षा अपनी बहन पॉलिन वारजटी से प्राप्त की, जो कि एक जैज संगीतकार थी। वर्ष 2001 में नोंगकिरिह यूनाइटेड किंगडम से संगीत में स्नातक की शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भारत लौट आए और शिलोंग में एक प्रसिद्ध शिक्षक बन गए। इसी वर्ष उन्होंने प्रसिद्ध शिलोंग चैम्बर कोयर की स्थापना की। गौरतलब है कि वर्ष 2010 में नील गोंगकिरिह के नेतृत्व में शिलोंग चैम्बर कोयर ने इंडिया गॉट टैलेंट नामक एक टीवी कार्यक्रम जीता था। वर्ष 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नील गोंगकिरिह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोपल टायर क्लस्टर यानी केटीसी, जो कि देश की अपनी तरह की पहली बुनियादी अवसंरचना है, कब से संचालित हो जाएगी? ऑप्शन ए मार्च 2022, ऑप्शन बी जून 2022, ऑप्शन सी दिसंबर 2022, ऑप्शन डी जनवरी 2023। देखिए, कोपल टायर क्लस्टर यानी केटीसी, जो कि देश में अपनी तरह की पहली बुनियादी अवसंरचना है, मार्च 2022 से संचालित हो जाएगी। 400 एकड़ से अधिक भूमि पर निर्मित कोपल टाई क्लस्टर में खिलौने बनाने, पैकेजिंग उपकरण बनाने, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सहायक उपकरणों के विकास से लेकर क्षमताओं की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला मौजूद होगी। कर्नाटक में निर्मित इस क्लस्टर में 4000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने और 25,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के महिलाओं के लिए एवं 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करने की क्षमता है। कोपल टाई क्लस्टर में खिलौना निर्माण और सहायक गतिविधियों के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर भी मौजूद होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मार्च 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में कितने चीतों को लाया जाएगा? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90।
देखिए, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 50 चीतों को लाया जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में इस कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। किसी प्रजाति को पुनः प्रस्तुत करने का अर्थ उसे किसी ऐसे स्थान में छोड़ना है जहां वो जीवित रहने में सक्षम हो। भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की मदद से मंत्रालय दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना से लगभग 8 से 12 चीतों का पुनर्स्थानांतरण करेगा। इन देशों में जानवरों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। अपने उपयुक्त आवास और पर्याप्त शिकार आधार के कारण बड़ी बिल्लियां कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, में रहेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत और कौन से देश की नौसेनाओं के साथ प्रशांत महासागर में यूएस सी ड्रैगन 22 अभ्यास का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और रूस। ऑप्शन बी अमेरिका, मैक्सिको, स्पेन और ब्राजील। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी ईरान, सऊदी अरब, यूएई और बांग्लादेश। देखिए, हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ प्रशांत महासागर में यूएस सी ड्रैगन 22 अभ्यास शुरू हुआ। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रारंभिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास वो चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह एक वार्षिक अभ्यास है। चीन के साथ कुछ देशों के तनावपूर्ण संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में पीएलए नौसेनाओं के बढ़ते प्रयासों के मद्देनजर यह अभ्यास महत्व रखता है। भारतीय नौसेनाओं ने हाल ही में 2 और पोसेडोन 21 समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान शामिल किए हैं, जो इस क्षेत्र में चीनी जहाजों व पनडुब्बियों पर नजर रखने की क्षमता को और मजबूत करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा जल्द ही नए बाजारों में सेवाओं और उत्पादों के निर्यात को गति देने हेतु ब्रांड इंडिया अभियान शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जल्द ही नए बाजारों में सेवाओं और उत्पादों के निर्यात को गति देने हेतु ब्रांड इंडिया अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान भारत द्वारा निर्यात की जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अम्ब्रेला अभियान के रूप में काम करेगा। प्रारंभिक चरण के दौरान यह अभियान विशिष्ट क्षेत्रों जैसे आपका रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, वृक्षारोपण उत्पादों जैसे कि आपका चाय, कॉफी, मसाले, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मा और इंजीनियरिंग में भारतीय निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अभियान को इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस प्रकार का एक कॉमन अभियान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग तरीकों से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। एक नए अध्ययन के अनुसार किस सभ्यता की लगभग 500 सूखा प्रतिरोधी खाद्य पौधों तक पहुंच हो सकती है? ऑप्शन ए इंकान सभ्यता। ऑप्शन बी इज़टेक सभ्यता। ऑप्शन सी फारसी सभ्यता। ऑप्शन डी माया सभ्यता। देखिए, एक नए अध्ययन के अनुसार माया सभ्यता के लगभग 500 सूखा प्रतिरोधी खाद्य पौधों तक पहुंच हो सकती है। माया सभ्यता के अचानक पतन के पीछे का रहस्य अभी भी हमें नहीं पता है। वैज्ञानिकों को लंबे समय से संदेह है कि सूखे ने लोगों को भुखमरी की ओर धकेल दिया। मक्का, बीन्स और स्क्वैश जैसी सूखा संवेदनशील फसलों पर निर्भरता के कारण माया सभ्यता लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। माया मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एक स्वदेशी लोग हैं जो मैक्सिको
में आधुनिक युकटान, क्विंटाना, कैम्पेचे, टेब्सको, चियापास, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर और होंडुरास के माध्यम से दक्षिण के निवासी है। माया सभ्यता की उत्पत्ति युकाटन प्रायद्वीप में हुई थी। इसे अपनी विशाल वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान की उन्नत समझ के लिए जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, माया सभ्यता। इसमें हम आपको कुछ और सभ्यताओं के बारे में बताते हैं, जैसे कि आपका एक है इंकान सभ्यता जो कि इक्वाडोर, पेरू और चिली में पाए जाते थे। फिर आपका इज़ेटेक सभ्यता जो कि मैक्सिको में था। रोमन सभ्यता आपको पता होगा रोम में ही है। फारसी सभ्यता ईरान में। प्राचीन यूनानी सभ्यता ग्रीस में। चीनी सभ्यता ऑब्वियसली चीन में ही होगी। प्राचीन मिस्र सभ्यता मिस्र में ही। और आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत और पाकिस्तान में है। आपका पाकिस्तान से उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम में भारत में है। उसके बाद आता है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि आपका इराक, सीरिया और तुर्की में फैला हुआ था। ठीक है, तो ये सभ्यताओं के नाम लिख लीजिएगा। बाकी एक तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, सिंधु, मेसोपोटामिया, फारसी वाला सब, तो ये आपके लिए कुछ नया हो सकता है। इंकान, इज़ेक्ट और आपका एक है आपका माया सभ्यता जो था। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 8 जनवरी 2021 को दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने एक एनिमेटेड डूडल के माध्यम से किस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक को उनकी 80वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी आर्मेडियो अवोगाड्रो, ऑप्शन सी स्टीफन विलियम हॉकिन, ऑप्शन डी है आपका क्रिश्चियन डॉपलर। देखिए 8 जनवरी 2021 को दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने एक एनिमेटेड डूडल के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग को उनकी 80वीं जयंती पर श्रद्धांजलि की। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म जो है वो आपका 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। वो छोटी सी उम्र में ही ब्रह्मांड के रहस्यों से प्रेरित थे। वो ब्लैक होल के प्रति आकर्षित थे जो कि उनके अध्ययन और शोध का एक महत्वपूर्ण विषय बना। वर्ष 1974 में उन्होंने अपने एक शोध में पाया कि कण यानी पार्टिकल्स ब्लैक होल से बच सकते हैं। उनके इस एक सिद्धांत को भौतिकी का उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वर्ष 2003 में उन्हें फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार, वर्ष 2006 में आपका कॉपले मेडल और 2009 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। उन्हें डॉक्टरेट की 14 मानक उपाधियां मिली थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, स्टीफन विलियम हॉकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है किस देश के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में डिजिटल युआन वॉलेट एप्लीकेशन के पायलट संस्करण को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्राजील। देखिए चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में डिजिटल युआन वॉलेट एप्लीकेशन के पायलट संस्करण को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य चीन की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा विकसित करने हेतु प्रयासों को आगे बढ़ाना है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के डिजिटल मुद्रा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ECNY यानी पायलट संस्करण जो है आपका एप्लीकेशन संघाई में डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। ECNY या डिजिटल युआन एक केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से चीन में खुदरा भुगतान के लिए किया जाएगा। यह डिजिटल युआन वॉलेट का प्राथमिक लक्ष्य एक डिजिटल मुद्रा बनाना है जो अन्य डिजिटल मुद्राओं जैसे कि बिटकॉइन, स्टेबलॉक्स और अन्य केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, जबकि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि रोनंडी चीन में मुख्य मुद्रा बनी रहे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कौन से मंत्री ने हाल ही में ऑटोमेटिव जनरेशन कंट्रोल राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्री, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय एवं रोजगार मंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। देखिए केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल यानी AGC राष्ट्र को समर्पित किया है। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल प्रत्येक 4 सेकंड में बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजता है ताकि देश की बिजली व्यवस्था की फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता बनी रह सके। यह वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट
गैर जीवाश्म गैर आधारित ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता की सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल का संचालन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के माध्यम से पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। राज्य द्वारा संचालित पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर और क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा तथा राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण बिजली लोड प्रबंधन कार्यों की देखरेख में करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।